द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। माइग्रेशन थ्योरी के लेक्चर सीरीज में ये 17th नंबर लेक्चर है, जिसमें आज के इस वीडियो में डंकन्स थ्योरी ऑफ माइग्रेशन ये हम देखने वाले हैं, जो कि एग्रेरियन पॉपुलेशन के 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी पैटर्न, इस पर ये बेस्ड है, जो कि माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस और मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस पर ये जो थ्योरी है ये वर्क करता है। इनसाइड मटेरियल में आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जिसमें हम फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी ये समझेंगे। ओटिस ड्यूडली डंकन इनका ये पूरा नाम है। इन्होंने 1956 में इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, जिसमें इन्होंने एग्रेरियन पॉपुलेशन के 2 टाइप्स के माइग्रेटरी पैटर्न को डिस्कस किया था। एग्रेरियन पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड हो। तो ऐसे पॉपुलेशन का जो माइग्रेटरी पैटर्न देखने को मिलता है वो 2 टाइप्स से देखने को मिलता है। पहला होता है माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस की वजह से और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस की वजह से। तो माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस में इंडिविजुअल लेवल आ जाता है और मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस में सोसाइटल होता है। तो यही दोनों टर्म्स को यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया, उसका इंटरकनेक्शन बताया और कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स बताए माइग्रेशन के। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर आज इस लेक्चर में समझेंगे। आपने ये देखा फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी, ये हम समझेंगे। इंटरकनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स एंड माइग्रेशन ये देखेंगे, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, इसमें 5 टाइप्स के फैक्टर्स होंगे जो कि डंकन ने बताए थे। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉजेस फर्स्ट है, एंड सेकंड है सोशल कॉजेस, थर्ड है पर्सनल कॉजेस, फोर्थ है नेचुरल कॉजेस एंड 5 है अदर कॉजेस। तो टोटल 5 फैक्टर्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नाउ फाउंडेशन ऑफ डंकन्स थ्योरी, जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। मैंने पहले ही बताया कि इनका पूरा नाम ओटिस ड्यूडली डंकन था। इन्होंने 1956 में द थ्योरी ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ मोबिलिटी ऑफ फार्म पॉपुलेशन ये एक बुक उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने एग्रेरियन कम्युनिटी के माइग्रेटरी पैटर्न को एक्सप्लेन किया था। डंकन आइडेंटिफाइड 2 प्राइमरी फोर्सेस दैट ड्राइव एग्रेरियन माइग्रेशन। 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी फोर्सेस उन्होंने बताए। फर्स्ट जो था माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस था, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर ये डिसीजन लिए जाते थे, मतलब ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था। और दूसरा माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस जो कि सोसाइटल लेवल पर था। इट रेफर्स पर्सनल मोटिवेशन, जो कि माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस था वो पर्सनल मोटिवेशन था। मोटिवेशन के बेसिस पर एस्पिरेशन एंड सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंसिंग ए पर्सन्स डिसीजन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। वो रूरल से अर्बन एरिया की तरफ वो क्यों जाएगा? फॉर बेटर वेजेस, बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज और लाइक दैट। तो इस टाइप से जो डिसीजन लिए जाएंगे एक इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। जस्ट पुश एंड पुल वाली भी कंडीशन है यहाँ पर, बस यहाँ पर पुश और पुल टर्म का यूज न कर करके माइक्रोस्कोपिक फोर्स का यूज किया गया है और मैक्रोस्कोपिक फोर्स का यूज किया गया है। और जो कंडीशन है वो कंडीशन इंडिविजुअल लेवल पर और सोसाइटल लेवल पर, इन दोनों लेवल पर इसको दिखाया गया है। तो इसी को डंकन ने डिफाइन किया था। दूसरा है मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, दिस आर सोसाइटल लेवल। अब ये ब्रॉडर लेवल पर होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर होगा, जो कि नेशन वाइड अगर एक कंट्री में फार्मिंग मैनुअल से मशीन बेस्ड होती जा रही है, जो कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल से टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चरल की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, तो पूरी की पूरी वर्कफोर्स जो पहले खेतों में काम करती थी उनको नए जॉब ढूंढने पड़ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में ह्यूमन पावर की जरूरत होती है, अब वो टेक्नोलॉजिकल की तरफ वो शिफ्ट हो गई। तो इस केस में क्या हुआ कि वहां पर बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो पहले सीजनल बेसिस पर भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाया करता था। लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी के आने के बाद मैक्सिमम जो वर्क है वो मशीन ही कर दे रही है। तो चूंकि लोग बेरोजगार हो गए, तो सोसाइटल लेवल पर क्या हुआ, माइग्रेशन का पैटर्न अर्बन एरिया में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन का जो फोर्स है वो सिंगल लेवल पर नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक है। इसमें किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, बल्कि सोशल लेवल पर या इकोनॉमिक लेवल पर चेंजेस का ये एक रिजल्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, चेंजेस इन लैंड ओनरशिप पॉलिसीज और एनवायरमेंटल प्रेशर्स दैट कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस माइग्रेशन पैटर्न्स। तो यही जो मैंने अभी पहले बताया कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स जो होते थे, जो कि मैनुअल बेसिस पर खेती होती थी, वो मैनुअल बाद समय में टेक्नोलॉजिकल में शिफ्ट हो गई। तो जहां पर 10 लोगों की जरूरत होती थी खेती में, वहां पर सिर्फ 2 लोगों से ही काम हो जाता था। तो सपोज जो उसमें से 8 लोग बचे, वो 8 लोग बेरोजगार हो गए। तो उस केस में उनको अपने गांव में तो रोजगार मिली नहीं, तो इस वजह से एक कंबाइंड रूप से सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए वो शहरों की तरफ या अर्बन एरिया की तरफ वो शिफ्ट होते गए।
तो जो फोर्स लगा वो फोर्स कौन सा कहलाएगा? ये माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस ये कहलाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी लिखा हुआ है कि फॉर इंस्टांस इन नेशन वाइड शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल फार्मिंग टू मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर can force large segment of the agrarian workforce to seek employment opportunity elsewhere। उनको कहीं पर भी employment opportunity मिल जाए जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो गए थे अपने गांवों में, वो शिफ्ट कर जाते हैं और वो सोसाइटल लेवल पर जो फोर्सेज होती हैं वो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस कहलाती हैं। Now, interconnection between structural factor and migration। यहाँ पर structural factors इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोशल या इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो माइग्रेशन के लिए एक मेजर रीजन होते हैं। तो इसी वजह से स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और माइग्रेशन इन दोनों में इंटरकनेक्शन दिखाया गया है। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स से मेनली यही हम समझेंगे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल these changes act as powerful catalyst for migration। For example, economic changes like the introduction of new agricultural technologies or wage disparities between rural and urban areas can prompt people to leave their villages। जिसके पहले अभी आपने जो देखा मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस के कंडीशन में कि जहां पर मैनुअल खेती होती थी, मेकनाइज्ड टाइप से खेती होने लगी तो उसमें कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उस कंडीशन में अपनी सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट मतलब इन तीनों को अगर हम एक साथ कंसिडर करें तो सस्टेनेबिलिटी कहेंगे कि मतलब अपने खुद को सस्टेन करने के लिए वो गांवों से शहर की तरफ वो माइग्रेट करने लगेंगे। That's why at mass level people to leave their villages। Social changes such as shift in family structure, urbanization और changes in land ownership patterns also influence migration decision। और साथ में environmental changes include natural disaster और land degradation often push people to seek more stable living condition। अब environmental changes में भी यही चीज होगा कि कहीं लैंडस्लाइड हो गई, डिग्रेडेशन हो गया, तो इस वजह से नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो इस वजह से पीपुल मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होगी जो कि पुश करेगा पीपुल को टू सीक मोर स्टेबल लिविंग कंडीशन, टू माइग्रेट फॉर ए मोर स्टेबल लिविंग कंडीशन। सेकंड है माइग्रेशन डज नॉट जस्ट अकर इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एंड एक्सेलरेट दीज चेंजेस। जैसे कि जो माइग्रेशन है वो एक रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, या यूं कहें कि स्ट्रक्चरल चेंजेस को और तेज भी करता है। जैसे यहाँ पर है स्ट्रक्चरल चेंजेस सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो अर्बन एरिया है उनमें नए जॉब्स बनते हैं, लेकिन गांव में लेबर डिमांड कम हो जाती है, इस वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा भी है रूरल एरियाज कैन लीड टू लेबर शॉर्टेज इन एग्रीकल्चर ड्यू टू माइग्रेशन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में माइग्रेशन करने की वजह से रूरल एरिया में लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। और ये शॉर्टेज क्यों होती है? वही अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन देखें तो लैंडस्लाइड हो गई, नेचुरल कैलामिटी हो गया। सोशल चेंजेस देखें तो सोशल चेंजेस में फैमिली स्ट्रक्चर हो गई चेंज, लैंड का ओनरशिप चेंज हो गया, अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर गए। इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो वही अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, जिसकी वजह से गांवों में भी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन देखने को मिलती है, जिससे जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, वो शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेंट्स ब्रिंग विथ देम न्यू स्किल्स, आइडियाज एंड कल्चरल प्रैक्टिस व्हिच कैन रीशेप बोथ देयर डेस्टिनेशन प्लेस टू ओरिजिन। जो माइग्रेंट है वो अपने साथ स्किल को भी लेके जाते हैं, मतलब जो स्किल जिस किसी जगह पर उन्होंने सीखा उस स्किल को भी अपने साथ लेके जाते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी कुछ अगर स्किल सीखता है तो वो साथ में वो हमेशा वो उसके साथ में रहेगा। आइडियाज होंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, वो सभी अपने साथ लेकर के जाता है और जिस जगह पर वो काम करना शुरू करता है उस जगह पर वो खुद को और डेवलप करता है, रीशेप करता है। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉजेस के बारे में। एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी व्हिच मे रिड्यूस द नीड फॉर मैनुअल लेबर पुशिंग वर्कर्स टू माइग्रेट। पीछे के स्लाइड में आप देखते आ रहे हैं कि जब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से मेकनाइज्ड टाइप के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जब शिफ्टिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि उस रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉजेस, ये हेडिंग
ही है कि इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की प्रॉब्लमेटिक होगी टेक्नोलॉजिकल कॉजेज की वजह से, जिसकी वजह से माइग्रेशन अर्बन एरिया में होगा। मतलब ये है कि जब एग्रीकल्चर में नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, हार्वेस्टर्स हो गया, तो मैनुअल लेबर की जरूरत कम हो जाती है। इससे उस गांव के लोगों को मजबूरन काम की तलाश में माइग्रेट करना हो जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी है कि वेज डिफरेंस भी एक रीजन होता है। जहां पर सैलरी ज्यादा मिलती है, लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं। डिफरेंसेस इन रिलेटिव वेज रेट्स वेयर वर्कर्स मूव टू एरियाज ऑफरिंग हायर। दूसरा है सोशल कॉजेज। लैंड ओनरशिप और प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज लोगों को माइग्रेट करने पर मजबूर करते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एंड पब्लिक पॉलिसीज रिलेटेड टू लैंड एंड प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स व्हिच मेक माइग्रेशन फॉर फिजिबल, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, इनका डेवलपमेंट माइग्रेशन को आसान बनाता है, इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ लीडिंग टू कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, रूरल एरिया में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ है तो वो कंपटीशन को बढ़ाता है, जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स और कास्ट बेस्ड टेंशंस, ये दोनों भी माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंपटीशन पर्टिकुलरली इन एग्रेरियन सोसाइटीज, चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स व्हिच अल्टर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एंड प्रॉम्प्ट माइग्रेशन। फैमिली स्ट्रक्चर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस होने की वजह से लोगों की ट्रेडिशनल लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो जाती है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि नॉलेज का विस्तार होना, मतलब स्प्रेड ऑफ नॉलेज और एस्पिरेशन का बढ़ना। जब लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में पता चलता है तो उनका नजरिया बदलता है और वो माइग्रेट करने के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे यहाँ पर है टू स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड इंक्रीजिंग एस्पिरेशंस दैट एक्सपेंड द होरिजोन ऑफ इंडिविजुअल्स। थर्ड है पर्सनल कॉजेज। तो पर्सनल कॉजेज में अनफुलफिल्ड नीड्स एंड द डिजायर ऑफ ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो लाइफ के अनमेट नीड्स या बेटर लाइफ स्टाइल की चाहत या इच्छा, ये कह सकते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि इनहेंस्ड इंटेलिजेंस एंड एक्सपेंडिंग नॉलेज लीडिंग टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। हेल्थ कंसर्न एंड द नीड टू एस्केप अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस, मतलब हेल्थ का कंसर्न भी जरूरी है। इमोशन ऑफ एलिनेशन और डिससैटिस्फैक्शन विथ वंस करंट एनवायरनमेंट, लोग जब अपने एनवायरनमेंट से खुश नहीं होते हैं तो नया जीवन शुरू करने के लिए माइग्रेट करते हैं इमोशन की वजह से। इमेजिनेशन एंड एस्पिरेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर की उम्मीद में भी लोगों को माइग्रेशन की तरफ मूव करना होता है, या यूं कह सकते हैं कि माइग्रेट वो दूसरी जगह पर कर जाते हैं जहां पर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाउ नेचुरल कॉजेज, नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूडिंग फ्लड्स, ड्राउट्स एंड अर्थक्वेक्स। दूसरा है फ्रीक्वेंट डिजीज आउटब्रेक्स सच एज मलेरिया एंड hook-borne infections, seasonal changes and environmental degradation such as land erosion which make farming unsustainable। नेचुरल कॉजेज में क्लियर कट है कि फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये लोगों को अपना घर छोड़कर माइग्रेट करने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंट डिजीज आउटब्रेक, जैसे कि मलेरिया या हुक-वॉर्म जैसे डिजीज, जिनसे बचने के लिए लोग सेफर प्लेसेस की तरफ जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब कि जैसे लैंड इरोशन या सीजनल चेंजेस हुई, ये जो चेंजेस हैं ये फार्मिंग को अनसस्टेनेबल बना देते हैं, जिससे लोग अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की तलाश में माइग्रेट करते हैं। जहां पर अच्छी लाइवलीहुड मिलेगी उनको, वो वहां पर माइग्रेट कर जाएंगे। फिफ्थ है अदर कॉजेज, लेबर रिलेटेड इश्यूज सच एज स्ट्राइक्स और वर्क प्लेस, वही कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसमें इसको हम पॉलिटिकल कॉजेज भी कह सकते हैं। राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंसेस फोर्सिंग पीपल टू रिलोकेट, इकोनॉमिक चेंजेस सच एज एन इंक्रीज इन रियल वेल्थ और डिप्लेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज लीडिंग पीपल टू सर्च फॉर ए न्यू अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल 5 फैक्टर्स हैं, इसमें जो 5वां फैक्टर है वो अदर कॉजेज है। उस अदर कॉजेज को हम पॉलिटिकल कॉजेज भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो डंकन की थ्योरी है उसमें जो टोटल 5 फैक्टर्स है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर काम करते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि माइग्रेशन का जो डिसीजन है वो कभी भी एक ही फैक्टर से या एक ही वजह से नहीं होता, ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं या मल्टीपल फैक्टर्स के रिजल्ट के बेसिस पर एक जगह से दूसरी जगह को माइग्रेशन होता है। और डंकन के इस थ्योरी के बेसिस पर आपने ये समझा कि
जो माइग्रेटरी पैटर्न है वो इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल और नेचुरल, इन चारों फैक्टर्स से मिलकर बनते हैं। और फिफ्थ जो फैक्टर है वो पॉलिटिकल फैक्टर भी कहा जा सकता है, जिसको हम अदर कॉजेस के रूप में देखते हैं। ये सभी मिलकर लोगों को माइग्रेट करने के लिए पुश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और नए लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं आगे कोई भी कभी भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।